हमारे साथ इसलिए हमारे आपको साथ इस ऐसा समय चेहरा तैयार करना पड़ेगा। शरद जुड़ रहे हैं जयपुर से, जहां पर वसुंधरा इस समय पहुंची हैं बीजेपी दफ्तर पर, वहां पर, और शरद समर्थकों का हुजूम उनको घेर कर वहां पर खड़ा है। हम समझ सकते हैं कि अलग अलग नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन वसुंधरा राजे की लोकप्रियता पर कोई संशय नहीं हो सकता इस समय। शरद, आवाज आ रही है आपको? लोकप्रिय है, इससे कोई इंकार नहीं किया जा सकता है। मगर देखिए, राजनीति अलग तरह की हो गई है बीजेपी में। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इतनी बड़ी छवि हो गई, इतना बड़ा चेहरा हो गया है कि उसके आगे सब बौने हो गए हैं, और कोई उसके नीचे सोचे कि हम उनसे बड़ा होकर राजनीति करें। तो मुझे लगा कि वसुंधरा राजे इस बात को बहुत देरी से समझी। इसीलिए मुझे याद है कि जब वो 2018 में चुनाव हारी थी, तब उन्होंने आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था 2 लाइन का। उसके बाद ठीक 5 साल बाद आज उन्होंने प्रेस वालों को बुलाया है और वही 2-4 लाइन बोली है और उठ गई हैं। 5 सालों तक उन्होंने उस जगह पर अपने रेजिडेंस में कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया, और बीजेपी के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के सामने में कसीदे गढ़े। अब ये थोड़ा सा पहले कर लेती तो मुझे लगता कि ज्यादा अच्छा होता, लेकिन इस तरह से उन्हें पूरे इस कैंपेन में नहीं रखा गया। तो एक उनके अंदर एक टीस रहती है कि वो अकेले रहीं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेज पर वो रहती थी, मगर अपने चुनाव क्षेत्र 12 में छोड़कर किसी जगह उन्हें बोलने का मौका नहीं मिला। तो कई एक तरह से कहा जाए तो एक मल्टी स्टार मूवी जो है राजस्थान में रिलीज की बीजेपी ने, जिसमें बहुत सारे चेहरे थे। किसी एक चेहरे के ऊपर जो एक कांग्रेसीकरण होता है वो बीजेपी का नहीं होने दिया यहाँ पर कि एक व्यक्ति के पीछे पूरी पार्टी चले। हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए आप कह सकते हैं, मगर वो संगठन से आए हुए हैं और उन्होंने कई सारे नेताओं को आगे बढ़ाया है। अब देखिए, वसुंधरा राजे के साथ एक और समस्या है। जिस तरह से यूनुस खान जीते हैं, या फिर प्रियंका चौधरी जीती हैं, या फिर रविंद्र सिंह भाटी जीते हैं, चंद्रभान आक्या जीते हैं, तो कई तरह के सवाल आगे भी उठते रहेंगे। सवाल को, इस चीज को समझती हैं वो कि क्या ये जीत का आंकड़ा 116 से या 115, 112 के अलावा 130 भी हो सकता था, और वो मेरे ऊपर कुछ आ सकता है क्या आक्षेप कहा नहीं जा सकता वैसे। लेकिन मुझे लग रहा है कि वसुंधरा राजे इसीलिए आज पहले निकली। बहुत वो पीछे रहती है, पूरे कैंपेन के दौरान कभी मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की, मगर आज वो निकली। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुणगान, अमित शाह का गुणगान, जेपी नड्डा का गुणगान करते हुए बीजेपी दफ्तर पहुंच गई हैं, जहां पर सीपी जोशी प्रदेश अध्यक्ष और गजेंद्र सिंह शेखावत के प्रेस कॉन्फ्रेंस होना है। हमारे जो सूचना आई है उसके अंदर इन दोनों ही नेताओं का नाम है, अरुण सिंह का, मगर वसुंधरा राजे भी आ गई हैं। उन्हें समझ में आने लगा है कि अब पार्टी के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, क्योंकि ये प्रचंड जीत देखिए किसी के चेहरे पर नहीं है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा। अगर ये मुझे लग रहा है कि जी, हालांकि शहजाद ये बड़ा सरदर्द का विषय हो सकता है, लेकिन आज जीत का दिन है आप लोगों के लिए, तो आप जीत का ही आकलन करेंगे, क्योंकि भले ही तीनों राज्यों में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा, यहाँ तक कि मध्य प्रदेश में सिटिंग सीएम के बावजूद कोई चेहरा नहीं प्रोजेक्ट किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे रहे, तो जो बीजेपी दावा करती है कि हमारे अनुशासित सिपाही हैं, वैसा अब तक तो लग रहा है। पर आप आश्वस्त हैं कि इतने सांसदों को विधायक का चुनाव लड़ाने के बावजूद ये फैसला आसान रहेगा मुख्यमंत्रियों के चेहरे का? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके पीसीआर से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऑडियो थोड़ी सी बढ़ा दे, आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है। और जहां तक सांसदों को लड़ाने का सवाल है, देखिए श्वेता जी, हमने इससे पहले भी सांसद लड़ाए हैं। क्या त्रिपुरा में हमने प्रतिमा भौमिक जी को नहीं लड़ाया था? क्या वो तो मंत्री थी। हमने उत्तर प्रदेश 2017 में भी सांसदों को लड़ाया था। तो उस समय पर भी हम सांसदों को क्यों लड़ाते? आप आकलन कीजिए, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, जहां पर हमारे बड़े नेता ज्यादातर लड़े हैं, वो ऐसी सीटें रही हैं जो अच्छे समय पर भी भारतीय जनता पार्टी जीत
जीत नहीं पाई है, तो उन सीटों पर भी हम सांसदों को उतारकर ये संदेश देना चाहते हैं कि चाहे चुनाव हमारे लिए कितना ही आसान क्यों ना हो, हम फिर भी कोशिश करेंगे कि वो टफ सीट को भी हम निकालें और जीते और जनता तक पहुंचे। इसीलिए सांसदों को उतारने का एक हमारा रणनीति, एक स्ट्रैटेजी होती है और वो भी आज हमने फॉलो की है। परंतु दूसरी ओर मुझे बताइए कि अगर वसुंधरा जी के विषय में जो अभी शरद जी ने बातें की, वो मेरे अच्छे मित्र हैं, पर उनसे पूछिए ना कि अशोक गहलोत जी की तो सरकार थी, कमलनाथ की सरकार नहीं होते हुए भी उनको डिक्लेयर किया गया। अशोक गहलोत जी को तो डिक्लेयर नहीं किया कांग्रेस पार्टी ने, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को डिक्लेयर नहीं किया, और अब आपको समझ में आ रहा है क्यों डिक्लेयर नहीं किया गया। दूसरी तरफ हमने सामूहिक नेतृत्व में लड़ने का निर्णय 5 राज्यों के लिए लिया और उसको सभी लोगों ने फॉलो किया और आज उसके नतीजे आपके सामने हैं। कुछ श्रीवास्तव जी, मुझे याद है राजनाथ जी ने जब प्रचार के लिए पहुंचे थे शिवराज जी के, तो उन्होंने कहा था कि शुरुआत जैसी भी हो, ये महेंद्र सिंह धोनी की तरह है, ये फिनिश बहुत अच्छा करते हैं। पर क्या श्रेय उतना जा रहा है इस समय? नहीं, मुझे नहीं लगता कि उतना श्रेय जा रहा है, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि उनको श्रेय देना होगा। एक इतना बड़ा समर्थन, 165 सीटें आना, ये अपने आप में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है। और जिसको सिर्फ प्रधानमंत्री ऐसा नहीं करेंगे कि वो सिर्फ अपने ऊपर या उनके जो आसपास बैठने वाले उनके ऊपर देंगे, बल्कि वो राज्य नेतृत्व या राज्यों के नेताओं को भी देंगे, जिसमें शिवराज जी का भी नाम होगा। अब सवाल यह है कि शिवराज को क्या आगे की सत्ता मिलेगी, क्या वो 5वीं बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। मुझे लगता है कि अभी कम से कम जो हालात हैं उसमें उनको ये श्रेय मिलेगा, और आगे की रणनीति के हिसाब से, क्योंकि पार्टी नई पौध तैयार करती है, नए नए नेताओं को तैयार करती है, पुरानों के नारे करती है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जैसे होता है कि डेडवुड थोड़ा पुराने लोगों को कम करके नए लोगों को लाया जाता है, तो ये भी एक प्रक्रिया साथ साथ चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल की स्थितियों में और खासतौर से 2024 के चुनावों के मद्देनजर शिवराज को अभी लाना होगा शायद। क्योंकि भले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा रहा हो, लेकिन लंबे समय तक सत्ता वहां पर चलाते हुए लोगों से इमोशनली जुड़े, नए नए ऐसी स्कीम लेकर आए शिवराज सिंह चौहान, जो सीधे लोगों से जाकर जुड़ गया। बोले मैं सरकार नहीं, मैं परिवार चलाता हूं, और ये चीजें लोगों के दिलों तक पहुंची। हम अलग अलग विधानसभाओं की सूरत आपको दिखाते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जो मतगणना चल रही है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, प्रचंड बहुमत वहां पर हासिल करते हुए नजर आ रही है। राजस्थान विधानसभा की ये तस्वीर, जहां से पर 199 सीटों के लिए वोटिंग हुई है, उनमें से 117 पर भारतीय जनता पार्टी इस समय काबिज होती हुई दिख रही है। 67 पर सिमट गई है कांग्रेस, जहां पर अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि वो कुर्सी तो छोड़ना चाहते हैं, कुर्सी उनको नहीं छोड़ रही है। कुर्सी ने कहा कि नहीं भाई, मैं जा रही हूं भारतीय जनता पार्टी के पास, और अब सीएम का फैसला बीजेपी को लेना है। अन्य जिनमें कई बागी भी हो सकते हैं, और ऐसा बताया जा रहा था कि सत्ता की चाबी इनके हाथों में हो सकती है। अब इनका रोल वैसा रहा नहीं, इनकी जो संख्या है वो है 15। तो राजस्थान में तो 117 सीटें पाती हुई बीजेपी इस समय दिख रही है, और अलग अलग चेहरों पर चर्चा चल रही है। क्या पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया होंगी, क्या दिया कुमारी को हूबहू वसुंधरा को देखते हुए उनका एक रेप्लिका के तौर पर, उनकी एक युवा रेप्लिका के तौर पर वो नया चेहरा हो सकती है, बाबा बालकनाथ हो सकते हैं, या फिर गजेंद्र सिंह शेखावत या ओम बिरला तक पर बात करते हैं। लेकिन राजस्थान से निकलकर हम अगली विधानसभा की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं, जहां पर भारी भरकम जीत हुई है, हो रही है भारतीय जनता पार्टी की, और वो राज्य है मध्य प्रदेश, जहां पर चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भले रहा, लेकिन सिटिंग मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जिस तरीके से लोगों से जुड़े, कहा कि मामा अगर चला जाएगा तो बहुत याद आएगा। देखिए 165 सीटें वहां पर भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है। इतने लंबे शासन के बाद 2018 में जरूर कमलनाथ कुछ समय के लिए सीएम बने थे, लेकिन उसके बाद उस समय भी बीजेपी का वोट जो था वो कांग्रेस के वोट से अधिक था, सीटें कांग्रेस को अधिक मिली थी, लेकिन बीचों बीच वहां पर सत्ता पलट हुई और शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन गए। अब एक बार फिर लोगों के वोट से जीतते हुए 165 सीटें हासिल करती हुई बीजेपी, कांग्रेस 64 पर वहां पर रुकती हुई, और अन्य के खाते में केवल 1, यानी कमोवेश कांग्रेस और बीजेपी के बीच ही वहां के लोगों ने चुना है। और अब देखना है कि क्या शिवराज सिंह चौहान, जिन्होंने अथक परिश्रम किया, यहां पर एक बार फिर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठते हैं या फिर नहीं। अब छत्तीसगढ़ की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां कहा जा रहा था कि मामला फंस सकता है, लेकिन फंसा नहीं। यहां पर भी भारतीय जनता पार्टी
प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करती हुई दिख रही है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिख रही है, जहां 54 सीटें बीजेपी मुमकिन है कि अभी इस टैली के साथ वो खत्म करे। 36 सीटों पर कांग्रेस रुकती हुई दिख रही है। ये कहा जा रहा था कि भूपेश बघेल के खिलाफ ऐसा कोई एंटी इनकम्बेंसी दिख नहीं रही है, लेकिन आपको हम बता दें केवल भूपेश बघेल नहीं बल्कि वहां पर कई ऐसे मंत्री हैं छत्तीसगढ़ सरकार के जिन्हें वहां की जनता नकार रही है। 54 सीटें बीजेपी के पास, 36 कांग्रेस के पास। यहां पर भी अन्य का खाता नहीं खुला है, लेकिन तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिलता हुआ नतीजे और रुझानों में दिख रहा है। कांग्रेस के पास 63 सीटें और जो 40 सीटें जो वहां की सत्तारूढ़ जो बीआरएस और बीजेपी वहां पर अपने टैली को सुधार रही है 9 सीटों के साथ। हमारे साथ शहजाद पूनावाला जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी की ओर से इस समय दीपक झा जुड़े हुए हैं। शहजाद, इस तरह की जीत के कारणों पर जो आकलन होगा वो एक तरफ है, लेकिन मुझे लगता है कि जिस चुनाव से पहले इसे लोकसभा का सेमीफाइनल कहा जा रहा था, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर इतनी बड़ी मुहर जनता ने लगाई है, यह बहुत उत्साहित करेगी बीजेपी को अभी लोकसभा चुनावों से पहले। निश्चित रूप से श्वेता जी, और देखिए इसको सेमीफाइनल हम नहीं कह रहे थे। पिछली बार भी जब 2018 में ये चुनाव हुए थे तब हम 5 राज्य हारे थे और तब भी हमने कहा था कि इसको सेमीफाइनल मत कीजिए, परंतु कांग्रेस और उनके कुछ विश्लेषक जो उनकी तरफ से बोलते हैं टेलीविजन पर, उन्होंने इसको सेमीफाइनल घोषित कर दिया था कि ये कहने लगे कि देखिए मोदी जी के चेहरे के अलावा इनके पास कुछ है नहीं। तो आज उनको अपने विश्लेषण के हिसाब से स्वीकारना चाहिए कि वो सेमीफाइनल हार चुके हैं, पहली बात। और दूसरी बात कि मोदी जी का जो चेहरा है, मोदी जी की जो गारंटी है, वो कितने प्रबल तरीके से अपना असर और छाप छोड़ जाती है कि 18 वर्ष की सरकार को भी रिपीट कराती है और आपकी 5 वर्ष की सरकार भी डिलीट हो जाती है। राजनीति के शब्दकोश में श्वेता जी यदि प्रो इनकम्बेंसी शब्द को किसी ने भी इस प्रकार से गढ़ा है तो उसका श्रेय नरेंद्र दामोदर दास मोदी को जाता है, जो गुजरात से लेकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हर जगह पर सरकारें परफॉर्म करती है, डिलीवर करती है और उसके बाद रिपीट होती है। तो परफॉर्मेंस, डिलीवरी एंड रिपीटेशन, ये जो प्रो इनकम्बेंसी का फॉर्मूला बना है, ये आज पहली बार दिखाई दे रहा है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं श्वेता जी, केवल ये जीत नहीं है। आप देखिए मध्य प्रदेश में अगर आपका आंकड़ा 167 है, मेरे सामने टीवी स्क्रीन बंद हो चुका है, इसका मतलब ये हमारा ऐतिहासिक हाई है। अगर छत्तीसगढ़ का आंकड़ा देखें तो वो हमारा ऐतिहासिक हाई है। राजस्थान में भी कहते कहते हम 3rd हाईएस्ट टैली पर आ चुके हैं। 120 को पार कर देंगे तो 2nd हाईएस्ट हो जाएगा, परंतु वहां पे रहेगा तो 3rd हाईएस्ट अभी आज की तारीख में हम है। और तेलंगाना में भी वोट शेयर का डबल होना, इसका मतलब कि एक तो मोदी जी के मिशन और विजन को लोगों ने स्वीकारा है, और जो पॉलिटिक्स ऑफ डिवीजन है कि ओबीसी कार्ड खेलो, चाहे आप ओबीसी के लिए क्या किया है, नहीं किया है, आपके इतिहास में क्या है, नहीं है, परंतु उसको खेलो और देश को बांटो, वो कार्ड कैसे नकारा गया है। और अब वो कार्ड नकारा गया है तो नॉर्थ साउथ का कार्ड भी लेकर ये लोग तैयार है। तो इनको आज ये जानना चाहिए कि अभी जो ओबीसी के नाम पर, जाति के नाम पर बंटवारे के कार्ड को रिजेक्ट किया है, तो आप फिर से एक बार देश को बांटने के लिए एक दूसरा कार्ड तैयार कर रहे हैं, तो उसका भी जनता 2024 में जवाब देगी।